तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला जो ये वीडियो है इसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पीछे देखा था, पीछे वाले पार्ट में, और हम लोग थोड़ा सा इस पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए, ये हमारे डॉक्टर के सी सिन्हा 9th क्लास का मैथ है और यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 को कवर कर रखा है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसमें अभी ये इंट्रोडक्शन का ये दूसरा वीडियो है। इसमें बोल रहा है पहले में कि किसी धन पूर्णांक का जो मूल होता है, मूल यहाँ पे हिंदी में बोल रहा है जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मूल मतलब रूट है। ठीक है, रूट को ही बोला जा रहा है यहाँ पे मूल। तो रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जो धन पूर्णांक है उसका रूट के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो क्या बोल रहा है कि हम देख चुके हैं कि यदि n कोई धन पूर्णांक है, ठीक है, प्लस वाला है, तो संख्या रेखा पर रूट n को निरूपित किया जा सकता है। हमने पीछे भी देखा कि रूट में जो भी संख्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, चाहे वो जो भी संख्या हो, रूट में जो होता है यानी कि जो अपरमेय संख्या होगा उसको भी निरूपित किया जा सकता है। हमने किया भी है। ठीक है, वास्तव में यदि एक कोई धन वास्तविक संख्या, ठीक है, धन वास्तविक संख्या होगा, ठीक है, वास्तविक मतलब वो रूट में हो यानी कि परमेय हो या फिर अपरमेय हो, तो यहाँ पर वास्तविक संख्या एक कोई भी संख्या हो, ठीक है, तो यहाँ पर रूट ए का अस्तित्व होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें रूट 4 है, इसका कुछ ना कुछ वर्गमूल आया, 2 आया, रूट 9 है उसका वर्गमूल 3 आया, चाहे वो रूट 3 भी होता है तो उसका कुछ ना कुछ वर्गमूल आता है, रूट 5 भी होता है तो उसका कुछ ना कुछ वर्गमूल आता ही है पॉइंट में। ठीक है, मतलब उसका कुछ अस्तित्व होता है और हम लोग इसको इस प्रकार से सूचित करते हैं। यहाँ रूट ए के धन वर्गमूल को सूचित करता है। ठीक है, ये जो रूट ए है वो ए के धन वर्गमूल को सूचित करता है। ठीक है ना, ए का ही वर्गमूल मतलब 4 के, ये जो रूट लगा दे तो ये 4 का वर्गमूल है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो ये सूचित करता है। एनवें मूल की परिभाषा मतलब जो एनवें रूट होता है, nth रूट मतलब यहाँ पे एक होता है मतलब उसको बोलते हैं वर्गमूल होता है, घन मूल होता है। तो वो जो घन हुआ उसका इस प्रकार से घात 3 होता है, जो वर्गमूल होता है 2 होता है। तो यही n बराबर यहाँ पर 3 है, n बराबर यहाँ पर 2 है। ठीक है ना, तो इसी के यहाँ पे बोल रहे हैं एनवें मूल की परिभाषा। तो यदि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो a का nवां मूल, ठीक है, a का nवां मूल मतलब a का nth रूट, ठीक है, इससे सूचित किया जाता है इस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना। आपको पता भी है इसी प्रकार से, जैसे अगर ये 4 है तो यहाँ पर 2 होगा इसका घात, ठीक है, तो n के जगह पे 2 है, a के जगह पे यहाँ पे 4 है। ठीक है ना, तो इससे सूचित किया जाता है। अगर ये धनात्मक पूर्णांक है तो a का nवां रूट को अगर हमें दिखाना होगा तो इस प्रकार से सूचित किया जाता है, तथा यह निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। यहाँ पे देखिए, अगर इसका हम लोग इस प्रकार से देख रहे हैं तो इसका एक ऐसी संख्या है जिसका b आएगा, वर्गमूल आएगा, ठीक है, और तो ये हमारा रूट के अंदर में है, और एक ऐसी संख्या है b ताकि b के स्क्वायर में a आता है। मतलब देखिए, जो जिसका जो वर्गमूल आएगा यानी कि वो b से यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है, तो b का ही तो स्क्वायर होता है ना। जैसे कि हम लोग 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आया, तो 2 का यह स्क्वायर तो है नहीं, ये 4, तो ये b है और ये हमारा a है, ठीक है, रूट के अंदर में। तो ये बोल रहा है, और ये जो हमारा पर b जो आएगा ना वो 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है ना, 0 से कम नहीं हो सकता, 0 से बड़ा ही होता है। आप इसको आप चेक भी कर सकते हैं, जो भी अपरमेय संख्या भी होता है तो उसका भी जो मान आता है वो 1 से ज़्यादा ही आता है। ठीक है ना, तो ये होता है 1 का वर्गमूल 1 ही आता है, तो इस प्रकार से ये 0 से बड़ा ही होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है 27 का, अगर यहाँ पे देखिए n के जगह पे 3 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका क्यूब निकालना है, मतलब कि घनमूल निकालना है। ठीक है, और ये 3 है, ये 3 का क्यूब है ये 27, ठीक है ना, इसका ही क्यूब है, मतलब जितना यहाँ पे इसका पावर है उसी के पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 का अगर देखें तो 16 का यहाँ पे पावर में 4 है, तो ये 4 के समूह में 16 को अगर हम लोग बांटेंगे तो यहाँ पे 2 का यहाँ पे 4, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इस प्रकार से आएगा। तो ये 4 के समूह में आया 2, तो इसका जो मान आएगा इसका 16 का वो 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 को हम लोग इसके पावर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 के पावर 4 के रूप में, तो इसका 2 आएगा। ठीक है, अब करनी की परिभाषा यहाँ पे बोल रहा है, करनी की परिभाषा यानी कि ऊपर में जो हमने चिन्ह देखा ना उसका परिभाषा, ये जो हमारा रूट है इसको करनी बोलते हैं, और इसी की परिभाषा की बात बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यदि एक कोई ऐसी धन परमेय संख्या है जिसे किसी परमेय संख्या के nवें घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना, एक कोई ऐसा धन परमेय होगा जिसे किसी परमेय संख्या के nवें घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे इसको हमने लिखा 27 को 3 का क्यूब के रूप में लिखे ना, जैसे यहाँ पे n था 3, ठीक है, n बराबर 3 था, तो हम लोग इसको भी उसी के घात के रूप में लिख सकते हैं 27 को। ठीक है, तो यहाँ पे 16 भी उसी प्रकार से देख रहे हैं कि 16 को भी हम लोग इसी के घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 का ये 4 होता है, 2 के पावर 4 है, इसका भी पावर 4 ही है, तो इस सेम है ना, n बराबर सेम ही है, 4 है, इसका भी n बराबर सेम है,
4 ही है। तो इस घात के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसके nवें घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। अगर एक कोई ऐसा धनात्मक परिमेय संख्या है जिसे किसी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में अगर नहीं लिखा जा सकता है, तो अपरिमेय संख्या इतना, तो चूंकि नहीं लिखा जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर अपरिमेय होगा तो जो अपरिमेय है जो कि a का धनात्मक nवां मूल है और वो कर्णी कहलाता है, ठीक है। जैसे √3 हुआ, इसको हम लोग नहीं लिख सकते इसके घात के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा जो होगा ये कर्णी कहलाएगा। इसकी यही परिभाषा यहाँ पे बता रहा है। कर्णी में जो होता है यहाँ पे इसको कर्णी चिन्ह बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कर्णी में संकेत, यहाँ पे जो इसको देख रहे हैं इसको कर्णी चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। और ये जो n दिख रहा है यानी जो घात है ये हमारा कर्णी घात कहलाता है। जो स्क्वायर होता है मतलब वर्गमूल होता है, घनमूल होता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये कर्णी घात होता है और उसके अंदर वाली जो संख्या होती है a, जैसे कि यहाँ पे डिनोट होगा मतलब a से सूचित किया जा रहा है, तो a को हम लोग कर्णीगत बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है। अतः यहाँ पर देखिए ये हमारा √a है, एक कर्णी होगा यदि और केवल यदि a एक धन परमेय संख्या हो तथा इसके एक अपरमेय संख्या हो, यानी कि इसके हम लोग उस घात के रूप में n घात के रूप में nवें घात के रूप में हम लोग उसको नहीं तोड़ सकते हैं। तब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में ये हमारा 3 है, इसके जो घात है कर्णी घात वो 4 है, इसका 3 है, लेकिन हम लोग इसको इस घात के रूप में नहीं तोड़ सकते 5 को 3 को या फिर 21 को, ठीक है। जो यहाँ पे घात है 5 दिख रहा था 21 को हम लोग उस घात के रूप में नहीं तोड़ सकते, तो ये हमारा कर्णी होगा, ठीक है। तो आदि यहाँ पे कर्णी है। कर्णी का सरलतम रूप के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि कर्णी का वह रूप सरलतम कहलाता है जिसमें कर्णी घात जो n है, कर्णी चिन्ह के अंदर कर्णी घात का कोई गुणनखंड किसी परमेय संख्या, ठीक है, किसी भी परमेय संख्या, यहाँ पे बोल रहा है कि चिन्ह के अंदर कर्णीगत का कोई गुणनखंड किसी परमेय संख्या का nवां घात के ना हो, मतलब जो उसके अंदर संख्या होगा उसको हम लोग कोई भी गुणनखंड, उसके अंदर कोई भी गुणनखंड nवें घात के रूप में ना लिखा जाए। जैसे अगर हम इस प्रकार से देखें 8, तो 8 देख रहे हैं तो इसमें देखिए इसमें जो 4 है इसका गुणनखंड है 8 का, तो ये 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर के रूप में ले सकते हैं, मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा 2 आएगा तो ये 2√2 हो जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है ये हमारा ये जो होगा वो सरलतम रूप इसका नहीं होगा, ठीक है ना। वो होना ही नहीं चाहिए वैसा, अंदर रूट जो 8 था वो सरलतम रूप नहीं होगा। कर्णी का कर्णी घात यथासंभव छोटा होना चाहिए, ठीक है। घात भी छोटा होना चाहिए संभवतः, ठीक है। कर्णी चिन्ह के नीचे जो संख्या होगा वो पूर्णांक हो। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा है कि रूट जो 25 है यहाँ पर इसका जो घात है 4 है, तो हम लोग 25 को उस रूप में नहीं तोड़ सकते, लेकिन यहाँ पे जो हमने पढ़ा ऊपर में यथासंभव छोटा होना चाहिए कर्णी घात, तो यहाँ पे 4 है तो इसको हम लोग छोटा यहाँ पे इस प्रकार से किया गया कि यहाँ पे 25 का जो स्क्वायर है यहाँ पे ये देखिए 4 है और ये 25 था तो 25 को हम लोग 5 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, स्क्वायर के रूप में ले सकते हैं। तो आपको पता है कि ये रूट को काटता है, तो यहाँ पे 4 वाले है रूट, मतलब 4 घात वाले रूट है, ठीक है। जो इसका कर्णी घात है वो 4 है, तो यहाँ 2 दूनी 4 ये कट जाएगा, ठीक है। मतलब ये 2 घात वाले कर्णी घात वाले बचेगा, इस प्रकार से ये बचेगा। इसको अच्छे से समझे तो यहाँ पे देखिए ये √4 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो हमको पता है ये जो रूट वाले संख्या होता है इसको यहाँ पे 5 का तो स्क्वायर है पहले से, और ये रूट है इसके बदले में ऊपर में 1/4 लिख सकते हैं। अब ये भी घात है, ये भी स्क्वायर के रूप में है, दोनों पावर के रूप में है, तो पावर आपस में गुना होता है, यानी कि 2 गुना 1/4 के रूप में लिखेंगे, तो ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी 5 के यहाँ पर 1/2 बचेगा, ठीक है। 5 के पावर में 1/2 बचेगा, मतलब कि इसको हम लोग 5 अंडर रूट लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जो घात होगा वो कर्णी घात वो 2 होगा, ठीक है ना। तो ये संभवतः छोटा होकर इतना आ जाता है, यानी कि √5 जो है ये हमारा ये √25 में है, इसका सरलतम रूप है। ये 4 कर्णी घात वाले जो √50 है उसका ये सरलतम रूप है। तो ये हमारा हुआ। अब हमारा जो अगला है वो शुद्ध कर्णी और मिश्रित कर्णी है। शुद्ध कर्णी देखिए यहाँ पे बोल रहा है ऐसी कर्णी जिसका एक गुणनखंड 1 तथा दूसरा गुणनखंड अपरमेय संख्या हो, ठीक है। मतलब वो एकदम सिंपल होगा, एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे समझ जाएंगे। यहाँ पे शुद्ध कर्णी वो कहलाता है ऐसी कर्णी जिसका एक गुणनखंड 1 से भिन्न कोई परमेय संख्या हो, ठीक है। एक तो रहेगा सब में, लेकिन उसमें एक ही रहेगा, लेकिन इसमें 1 से कोई भी भिन्न परमेय संख्या हो तथा दूसरा गुणनखंड एक अपरमेय संख्या हो, तो वो मिश्रित कर्णी कहलाएगा।
मतलब यहाँ पे देखिए सिंपली, यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल है, क्या बोल रहा है कि इसमें जो होगा ना, जो सूत्र करनी होगा उसमें एक के अलावा गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो गुणनखंड होगा वो अपरमेय संख्या होगा, सूत्र कहलाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है एक के अलावा भिन्न गुणनखंड होंगे, जो परमेय संख्या होगा, और दूसरा गुणनखंड अपरमेय होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इसमें बाहर में जो एक सभी में होगा, ठीक है ना, एक तो रहता ही है, सभी में होगा गुणनखंड के रूप में, और दूसरा गुणनखंड ये खुद होगा, जो √2 दिख रहा है वो अपरमेय संख्या, ठीक है ना, ये भी अपरमेय भी अपरमेय भी अपरमेय, सभी अपरमेय संख्या, ये दूसरा गुणनखंड है। इसमें देखें तो √3 जो परमेय संख्या है, यानी एक के अलावा ये गुणनखंड है, और यहाँ पे √2 जो अपरमेय संख्या है, तो ये हमारा मिश्रित करनी, क्योंकि ये मिला हुआ है, ठीक है ना, परमेय अपरमेय, तो ये हुआ एक के अलावा है इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा मिश्रित करनी होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि वर्गमूल जो है, इसमें वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्व समीकरण, ठीक है। तो इसमें देखिए वर्गमूल से संबंधित है, तो यहाँ पर रूट में है, तो रूट के अंदर में हमारे पास दो संख्याएं हैं, √a गुना b, यानी कि ये गुणनखंड के रूप में है, तो इसको अलग अलग भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल से समझे, यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8 ही है अगर, तो इसको हम लोग इस प्रकार से तो लिख सकते हैं 4 गुना 2, या फिर इसी प्रकार से है तो हम लोग इसको 4 इंटू √2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिर से गुना होने के बाद वैसे ही हो जाएगा। या फिर इसको अगर ऐसे दिया हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा, ये जो हमारा पहला है। दूसरा में रूट, ये भागा के रूप में √a/b के रूप में है, तो हम लोग इसको भी अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, √a और √b के रूप में। जैसे ऊपर में 2 है, 3 है, ये डायरेक्ट रूट में है, तो हम लोग √2/√3 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर ऐसे है तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही था। और तीसरा में हमारे पास ये a+b इंटू a-b है, तो इसका जो फार्मूला होता है +b इंटू a-b का जो फार्मूला होता है a² - b², ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि रूट वाली संख्या है, इसलिए जो स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये हमारे पास खत्म हो गया। जो बचा हमारे पास a² - b बचा। अगर इसको आप गुना करके भी देखेंगे तो इससे गुना होगा तो a² आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद a और √b में गुना होगा तो माइनस में a√b आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ b से गुना होगा a में, तो यहाँ पे प्लस में आएगा a√b, ठीक है। और उसके बाद b से गुना होगा इसमें, तो रूट मतलब b गुना b, तो यहाँ पे जो प्लस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में आएगा √b का स्क्वायर, ठीक है। अब √b का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये वाला खत्म हो जाएगा प्लस माइनस में, तो बचा a² और यहाँ पे माइनस में बचा b, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी होगा, a-b, यहाँ पे संकेत में भी दिया हुआ है +b इंटू a-b, मतलब x+y का जो फार्मूला होता है x² - y² होता है, इसी फार्मूला पे ये भी आधारित है। तो इस प्रकार से होगा। चूंकि यहाँ पर रूट वाले, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं स्क्वायर में बचे, इसमें दोनों में रूट है, इसलिए हमें देखिए रूट से स्क्वायर कट चुका है। यहाँ पे भी गुना करेंगे √a इंटू √a, तो √a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये से गुना होगा इसमें, तो माइनस √a इंटू √b, ठीक है। या फिर हम लोग इसको एक साथ भी लिख सकते हैं ना, तो उस वैसे भी लिख सकते हैं √a इंटू √b, तो अलग अलग भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा b से गुना होगा इसमें, तो रूट प्लस में होगा ना, तो √b इंटू √a, ठीक है। या फिर इसको √a इंटू √b भी लिख सकते हैं। तो ये प्लस में और इधर ये माइनस में, दोनों सेम ही है। और उसके बाद b से b में गुना होगा, तो ये माइनस में बचेगा इधर √b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इधर a बचेगा, और ये तो दोनों सेम चीज़ इधर देख रहे हैं, प्लस माइनस में है ना, √a इधर भी, √a इधर भी, √b, चूँकि गुना में एक साथ हो जाएगा ये दोनों भी, तो ये कट ही जाएगा, ठीक है। और इधर बच जाएगा हमारे पास, ये रूट से रूट खत्म, तो ये -b बच गया, तो ये -b इसका होता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर अगर इसका क्वेश्चन को देखिए, a+b है और यहाँ पे c+d है, इसका जो फार्मूला है ac + ad + bc + bd, यानी योग पर गुणन के जो बंटन नियम होता है वही है। मतलब इससे देखिए गुना हुआ ac, तो ac यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पर a से d में गुना हुआ तो ad हुआ, प्लस में यस, चूँकि तो सभी प्लस में तो प्लस में ही रहेगा इसमें। और ये b से गुना होगा तो यहाँ पे bc हो गया, यहाँ पर b से d से गुना हुआ तो bd हो गया। ये बंटन नियम वाले जो नियम था। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 6 नंबर में है, तो a+b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² का जो होल स्क्वायर है, मतलब a² + b² + 2ab, या फिर a² + 2ab + b², वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है उसी पे ये हमारा है। अब यहाँ पे ये हुआ कैसे, देखिए √a का स्क्वायर, यानी कि a² ये हमारा होगा, तो √a का स्क्वायर होगा प्लस 2ab, 2 इंटू a हमारे पास √a ही है, b है तो b हमारे पास 2 इंटू a, मतलब a² + 2ab, a हमारा ये हुआ, b हमारा √b है, तो 2ab और उसके बाद प्लस में b², मतलब कि √b का स्क्वायर,
अब ये देखिए हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, ये तो रूट से रूट ख़त्म, ए बचेगा और ये हमारे पास प्लस में 2 यहाँ पे ए इंटू बी होगा रूट में जो है, तो ये 2√AB होगा, ठीक है ना, ये साथ में गुना हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, गुना का साइन भी नहीं देना, और प्लस में इधर ये तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बी, यानी सेम ये वाला आया ना, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 2AB ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा था फार्मूला, ये जो सर्व समीकरण था ये मतलब वर्गमूल का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये होने के बाद में अब हम लोग देखते हैं द्विपद करनी। द्विपद करनी में देखिए क्या बोला है कि द्विपद करनी दो पदों वाला एक बीजीय व्यंजक होता है जिसका कम से कम एक पद जो है वो करनी होना ही चाहिए, ठीक है। द्विपद है तो दो पद रहेगा, लेकिन करनी है, द्विपद करनी है तो एक पद करनी होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में 3 + √5 है, तो ये हमारा द्विपद करनी है, चूँकि एक पद हमारे पास कम से कम करनी है, इसे दो पद भी करनी होगा तो ये दो पद करनी है, लेकिन कम से कम एक पद करनी होना ही चाहिए। जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल है, दोनों में करनी है, ठीक है। अब द्विपद करने के कुछ गुण हैं, जिसे इस प्रकार से ABCD परमेय संख्या हो तो द्विपद करने के गुण के बारे में बोल रहा था। तो पहला में a + √b = 0 है, ठीक है। यहाँ पर जो तीनों हमारा ABCD है ये परमेय संख्याएं हैं, तो यहाँ पर a परमेय संख्या, लेकिन √b जो आपको दिख रहा है वो अपरमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बराबर में 0 है, तो यहाँ पे a का मान भी 0 होगा और b का मान भी 0 होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ। लेकिन यहाँ पे मान तो 0 होगा ही, आपको ये ध्यान में रखना, जब क्वेश्चन बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन होगा तो आपको ये ध्यान में रखना, तो ईजिली वो बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको इधर भेजें बराबर की इधर, तो a = -b आएगा, जो कि यहाँ पे रूट में रहेगा ये, तो ये हमारा अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या, तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता। और ये जो हमारा है एक परमेय और एक अपरमेय, तो ये दोनों कभी आपस में जुट भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये जुट नहीं सकते, तो इस कंडीशन में इसका भी मान 0 और इसका भी मान 0 होगा। और यहाँ पे दूसरा में a + √b है, बराबर में c + √d है, तो ये a = c का होगा, √b = √d का होगा, ठीक है ना। तो a = c है और √b = √d है। लेकिन अगर हम लोग इसको इधर करें, जैसे a और इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये जो हमारा √d इधर था और इधर आएगा तो हमारे पास ये माइनस में हो जाएगा √b, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा इस रूप में अगर क्वेश्चन दिया होगा तो हम लोग इसको मतलब अपने अनुसार इस रूप में तोड़ेंगे तो वो एक एक्चुअली बराबर ही होगा। जैसे कि देखिए हम लोग अभी देख लेते हैं, यही वाला क्वेश्चन सेम वैसे है, लेकिन इसके ऊपर भी रूट है, तो ये हमारा बराबर में है। इसी प्रकार से इसका भी माइनस में होगा, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, सेम वैसा ही जैसे आपको नीचे भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो ये √a - √d के बराबर है, सॉरी √c और -√d के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा, तो हम लोग इस प्रकार से किस प्रकार से मतलब ऐसे बदलना है। जैसे देखिए अगर एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे 7 + 4√3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो प्लस में देख रहे हैं ये 4 है, तो इसको हम लोग 2 × 2 और ये जो √3 का स्क्वायर यानी a और ये 2ab, तो b इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से तोड़ सकते हैं 2ab। और यहाँ पे जो हमारा है 7 है उसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं a² और प्लस में यहाँ पे b², ठीक है। a² + b² और प्लस में 2a, मतलब यहाँ पे देखिए a है और यहाँ पर b है कौन, √3, तो b के रूप में। अब देखिए सेम वैसा ही है, ये जो हमारा पहला पद दिख रहा है 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो रूट है स्क्वायर से कट जाएगा तो 3, ये हमारे पास 7 है जो कि इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं उसके बाद 4 √3 है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा और √3 है, तो ये दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, जैसे ये है वैसे ही है, लेकिन इसका जो रूप है यहाँ पे अलग है, दोनों का अलग अलग है। ये हमारा a + b के होल स्क्वायर के रूप में टूटा हुआ है, जबकि ये ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों सेम ही है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही रहेगा, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसलिए समझ में आ जाएगा। अब हमारा देखिए करनी का परमीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, जो हर होता है उसमें उसी से गुना करके किया जाता है परमीकरण। अगर दो पद होगा तो प्लस में होगा तो माइनस से करेंगे गुना, और अगर माइनस में होगा तो प्लस। जैसे देखिए यदि दो कर्णियों का गुणनफल एक परमेय संख्या हो, ठीक है, दो कर्णी का गुणनफल अगर एक परमेय संख्या हो तो उनमें से प्रत्येक को दूसरे का परमीकरण यानी कि परमीकरण गुणन, यानी कि इसको शॉर्ट में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए 2√3 और गुना ओवर 3 से 3 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2√3 भी एक परमेयकारी गुणन है और √3 भी एक परमेयकारी गुणन है एक दूसरे का, ठीक है। √3 तथा यहाँ पे 2√3 और √3 जो है में से प्रत्येक एक दूसरे का परमेयकारी
गुणन है। और यहाँ पे बोल रहा है 5 प्लस रूट टू जो है, और यहाँ पे √5 माइनस √2 जो है। यहाँ पर उसमें कैलकुलेशन होने के बाद इतना तो आता है, लेकिन यहाँ पे जो √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2 जो है, इनमें से प्रत्येक एक दूसरे के परिमेकारी गुणन है। तो ये हमारा था। अभी मेन जो है वो आगे है। तो यहाँ पे देखिए, द्विपदकर्णी का संयुग्मी यदि ABC धन पूर्णांक है तो द्विपदीकरणीय a+√b तथा a-√b एक दूसरे के संयुग्मी कहलाते हैं। द्विपदीकरण अगर ये हमारा √a प्लस √b है, तो यहाँ पे √a माइनस √b जो है एक दूसरे का संयुग्मी कहलाते हैं। यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे भी चिन्ह से मतलब जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो एक दूसरे के संयुग्मी कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसी प्रकार से बाकी सब यहाँ पे जो है ना, ये प्लस हो गया एक दूसरे के संयुग्मी, ये प्लस में इधर माइनस में हो गया एक दूसरे के संयुग्मी, ये हमारा प्लस में था इधर माइनस में हो गया, ठीक है। एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं। और ये हमारा द्विपदकर्णी का संयुग्मी के बारे में बता रहा था। अब ये जो हमारा हर का परिमेयकरण जो होता है, कुछ जो हमारा जो संयुग्मी था उसी से होता है। यहाँ पे बोले यदि किसी संख्या का हर परिमेयकरण संख्या है तो इसके अंश तथा हर को उपयुक्त संख्या से गुना कर इसे हर को परमेय संख्या बनाने की क्रिया विधि को हम लोग परिमेयकरण कहलाते हैं। यानी जो हर में अभी जो इस प्रकार से, ठीक है, हम लोग इसी का जैसे प्लस में रहेगा तो माइनस से गुना करेंगे, और माइनस में रहेगा तो प्लस से गुना करेंगे। अगर ये a+√b होता है तो a-√b से गुना करते, और अगर यहाँ पर a-√b होता है तो a+√b से गुना करते, ठीक है। सेम वैसा ही है इसमें भी, ठीक है। √a प्लस √b अगर होता है तो √a माइनस √b से गुना करते, और अगर ये माइनस में होता है तो प्लस से गुना करते, बाकी सब सेम ही रहता। तो अगर एग्जांपल अगर हम देखें तो 1/3 प्लस √5 एक परिमेयकरण है, तो यहाँ पे परिमेयकरण है, ठीक है। तो इसमें जो है ना 3 प्लस √5 है, तो 3 माइनस √5 से गुना करने पड़ेगा। ये हमारा है तो बराबर में 1/, यहाँ पे 3 प्लस √5 तो है ही, लेकिन गुना करना पड़ेगा 3 माइनस √5 से ऊपर भी और 3 माइनस √5 से नीचे भी। अब नीचे चूँकि हमको परमेय संख्या बनाना होता है इसलिए ऐसा करना पड़ता है। ऊपर में तो सेम ही रहेगा ऊपर, और नीचे में देखिए मतलब इस प्रकार से गुना होगा। a+b × a-b का जो फार्मूला था a² माइनस b², उसके फॉर्म में तोड़ेंगे, ये 9 हो जाएगा, ये रूट से कट जाएगा स्क्वायर, तो ये 5 होगा। 9 में से 5 गया, नीचे 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, जो मतलब नीचे 4 आ गया। अब इसको चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, 3/4 और -1 ये √5/4, ठीक है। तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 3/4 लिया और -√5/4 लिया है, मतलब यहाँ पे इसके जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 और इंटू में √5, तो बात वही है, ठीक है। गुना होने के बाद फिर से वही हो जाएगा। तो ये हमारा परमेय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और ये जो हमारा है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर पता है तो ठीक है, वरना यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो घातांक के बारे में बता रहा है कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम क्या है। तो घातांक के नियम में देखिए अगर पावर हो ना, अगर यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि ये जो हमारे पास a की पावर m है, तो इसको हम लोग घात बोलते हैं और इसको हम लोग आधार बोलते हैं। और अगर आधार सेम हो, जैसे इसमें भी a है इसमें भी a है, और जो पावर है वो mn के रूप में रहेगा, इसमें कुछ उसमें कुछ। लेकिन यहाँ पे अगर आधार सेम है ना, तो पावर जो गुना में अगर ये दोनों आपस में, तो पावर को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि अगर ये पावर का पावर हो तो आपस में गुना हो जाता है पावर का पावर, ठीक है। तो ये हमारे पास a के पावर के रूप में पावर है। तो जैसे अगर 2 का स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर 3 है, तो ये 2 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारा ये जो भागा में होता है, जैसे ये गुना में था तो जुट गया, लेकिन ये बटे के रूप में भागा के रूप में आधार सेम है, तो यहाँ पे m में से n घटे, यानी पावर जो है आपस में घट जाएगा, और यहाँ पे m जो होगा बड़ा होगा, जो मतलब जिसमें से घटेगा वो बड़ा ही होगा। और चौथा नंबर में m a के पावर m, या मतलब यहाँ पे देखिए गुना के रूप में है, लेकिन यहाँ पे पावर जो है वो सेम है, आधार सेम नहीं है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि जुट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि दोनों की जो संख्या है उसको आपस में गुना के रूप में, जैसे a गुना b के रूप में, और पावर दोनों का हम लोग सेम लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, यानी इसको a भी लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये भी हमारा बात होता है फिर भागा में, ये तो गुना में था, इसमें पहले हमने देखा यहाँ पे आधार सेम था जुट गया, आधार सेम था भागा में घट गया, लेकिन यहाँ पे पावर सेम है गुना में, तो इस प्रकार
प्रकार से हुआ और भागा में भी तो हुआ, एक पावर हम लोग शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये ए बटा बी ही रहेगा लेकिन पावर सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी पावर सेम हो गया। बाकी यहाँ पे ए का जो पावर 0 है इसका जो मान होता है वो ए होता है, चूँकि अगर ए का पावर 0 है मतलब नीचे जो है आपका आधार यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 रहा होगा, और इसको ऐसे भी भागा में काटेंगे तो 1 ही आएगा। या फिर हम लोग इसको देखें तो ए में से 2 में से 2 गया, चूँकि ये भागा में पावर घटेगा तो 0 ही आएगा ए बराबर, ठीक है। वैसे इसका 1 ही आया था देखें, और इसमें से 2 में से 2 घटेगा तो ए की पावर 0 बराबर 1, तो इस प्रकार से आता है। और अगला हमारा ए बी को आधार और एम एन को घातांक कहा जाता है। ऊपर दिए गए घात के नियमों का आवश्यक अध्ययन हम पिछले कक्षाओं में कर चुके हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा बोल रहा है कि ये पावर है ये सेम है, भागा के रूप में घट जाएगा, ये तो हमने ऊपर भी देखा। एम बराबर 0 रखने पर हमें मिलता है ये 0 है और ये एन है, तो 0 में से अगर माइनस एन घटेगा तो पहला में बोला क्या, तो एम बराबर 0 है, इसमें 0 है, यहाँ पे एन है, तो 0 में से अगर एन को घटाएंगे तो सिंपल आपसे क्या बचेगा यहाँ पे 1 बटा एन, मतलब 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो ए के पावर माइनस में एन बचेगा। अगर माइनस में एन बचा तो ये तो हम इसको प्लस में करने के लिए इसको नीचे हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं ए के पावर एन, ठीक है। तो अगर माइनस में रहेगा ना कुछ भी, ए बराबर माइनस अगर एन है, ठीक है, या फिर 2 के पावर माइनस 3 है ऐसे में, तो इसको प्लस में करने के लिए बटा में 2 के पावर 3 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा सेम वैसे ही आएगा। फिर बटा के रूप में है तो इसको हम लोग इस प्रकार से ऊपर में माइनस के रूप में लिख सकते हैं, जैसे अगर 1 बटा 2 के पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा था घातांकों का नियम ऋणात्मक घातांकों पर भी लागू होगा। घातांकों की भाषा में ये जो ए जो है ना, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए ए के लिए, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये मतलब रूट में है, तो इसको हम लोग जो एन है ना यानी एनवा घात है उसको इसके रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, परिभाषित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे है तो इसको रूट में है तो इसको 1/3 के रूप में, चूँकि यहाँ पे जो करनी घात है वो 3 है तो 3 के रूप में उसको लिखा हुआ है। किसी धन वास्तविक संख्या का परमेय जो घातांक है इसके बारे में बोल रहा है। यहाँ पे ये तो 0 से बड़ा ही एक वास्तविक संख्या है तथा एम और एन ऐसी पूर्णांक है कि एक के अतिरिक्त इनका कोई अनुभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो एन यहाँ पर बड़ा होगा 0 है तो ये बराबर एम बटा एन निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर एम बटा एन के रूप में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चूँकि देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हम लोग तोड़े तो ए बराबर जो ऊपर में एम बटा एन था तो एम को इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे 1 बटा एन के रूप में लिख सकते हैं। ये जो 1 बटा एन के रूप है इसको हम लोग मतलब रूट के रूप में लिख सकते हैं, हमने पीछे देखा, ठीक है। तो इसको रूट के रूप में लिख सकते हैं ऐसे, तो रूट ए या इस प्रकार से इसके बदले में रूट चढ़ा दिया, ये जो घात था उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, एक तो ऊपर करने देने के बाद हमने घात दिया, या फिर हम लोग पहले घात देंगे उसके बाद करने देंगे, दोनों सेम ही है, वैसे कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन इसको बोला जाता है ए के 90 मूल का घात ये हुआ, ठीक है, 90 मूल का घात मतलब करने के ऊपर घात है और यहाँ पर करने के अंदर घात, यानी कि एक के एम घात का एनवा मूल, एम घात का ये एनवा मूल मतलब एन रूट बाद में रूट, ठीक है। और ये व्यापक घातांक के नियम जो है गुना में जुड़ जाता है, ये गुना में जुट जाएगा, भागा में घट जाएगा। पावर अगर आधार सेम हो तो अगर पावर का पावर हो तो उसमें आपस में गुना होता है, और इस प्रकार से अगर होगा अगर जिसका घात सेम होगा तो आपस में गुना कर घात हमको 1 कर देना होता है। बस इतना है, और आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर के वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलता है आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।